एक चोर हमारे घर में आ गया है आजकल, जिसको मोबाइल कहते हैं। तो वो समय की चोरी करता है, सबके समय की चोरी करने लगा है। नहीं नहीं, मैं नेताओं को तो दोष नहीं देता, जी। वो इसमें लीडर्स का कोई दोष नहीं है। ये इस पूरा शैक्षिक माहौल ही बहुत पिछड़ा हुआ है। चुनाव के एक दिन पहले हमारे डिसीजंस पैसे पे बदल जाते हैं, ऐसा भी होता है। सोसाइटी को ये कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स पे कि पूरी तरह दुकानदारी वाली बात हो जाती है या ड्रेस की बात हो जाती है। जब एक आम भारतीय कुछ नहीं कर पाता तो या तो वो शिक्षक बन जाता है, नहीं तो लीडर बन जाता है। जिस संस्थान में आज आप हैं, उस संस्थान में आपको गए हुए करीब 3 साल हो गए। तो शुरुआत में जब आप वहां पे गए तो उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं थी। लोग कहते थे कि छपरा शहर का एक पुराना स्कूल तो है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उसकी स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। तो आप किस सोच के साथ गए और क्या क्या बदलाव आपने अपने स्तर पे किए वहां पे? सबसे पहले आपकी स्टोरी के सभी दर्शकों को नीरज कुमार का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रित किया, मैं यहाँ पर आपकी story.com में आया। दरअसल इम्पेरियल पब्लिक स्कूल जो है, इसका पूरा नाम HR इम्पेरियल पब्लिक स्कूल है। मेरी ज्वाइनिंग 2020 में हुई और वहाँ से आज तक का सफ़र है कि आज HR इम्पेरियल पब्लिक स्कूल, हर बच्चा जो सारण में है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो HR इम्पेरियल पब्लिक स्कूल में उसका एजुकेशन वो पढ़ाई करे। HR इम्पेरियल पब्लिक स्कूल के क्लासरूम्स, जो उसके अलग अलग उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उससे पेरेंट्स भी अभिभूत रहते हैं, बच्चे भी अभिभूत रहते हैं। तो 3 सालों का सफ़र अच्छा रहा है। एक अच्छी टीम है, इम्पेरियल की जो टीम है, और सबने मिलकर खूब परिश्रम किया है, मेहनत किया है, और आज शहर के प्रतिष्ठित संस्थानों में बड़े ही अदब से इम्पेरियल का नाम लिया जाता है। तो इसका श्रेय सारण के माता पिता और बच्चों को मैं देना चाहूँगा। उनका विश्वास और हमारे शिक्षकों का सदा हुआ मार्गदर्शन रंग लाया है। दरअसल जो ये स्कूल है सिर्फ एक स्कूल नहीं है, एक मिशन है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि सारण की शैक्षिक व्यवस्था में मूलचूक परिवर्तन हो और सारण को राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाए। छपरा शहर की अगर बात करें तो आमतौर पे ये माना जाता है कि बहुत छोटा शहर है और शिक्षा में जिस तरीके की क्रांति अभी आनी चाहिए छपरा में, वो अभी नहीं है। तो उस क्रांति को लाने के लिए, वो बदलाव को लाने के लिए, जहां इस जिले का या फिर इसके आसपास के रहने वाले गरीब से गरीब का जो बच्चा है वो बहुत बेहतर कर सके और बड़े सपने को पूरा कर सके, उसके लिए नीरज कुमार जैसे शिक्षक या प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? देखिए, नीरज कुमार किसी एक शिक्षक का नाम नहीं है। सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं सारण में जो दिन रात एक कर रहे हैं बच्चों के लिए। दिन रात, अभी कुछ दिन पहले मैं डोरीगंज, गड़खा, जलालपुर, मसरक, ऐसे कई प्रखंडों का मैंने सर्वे करवाया और मैंने देखा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन ये सच बात है, सारण को अभी लंबा रास्ता तय करना है। जितने भी अच्छे शिक्षक हैं, कोविड के बाद उन्हें अब सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, उन्हें एक प्लानिंग बनानी चाहिए, उन्हें एक ऐसा काम करना चाहिए 3 साल, 4 साल, 5 सालों में सारण या छपरा, हमारा शहर, उसको कई शहर जाने, कई शहरों के लोग यहाँ पढ़ने आए, कई शहरों के लोग छपरा पर विश्वास करें। याद कीजिए, जब एक समय था राजेंद्र कॉलेज जैसा कॉलेज था, जहाँ पूरे बिहार में राजेंद्र कॉलेज का अपना एक नाम हुआ करता था। ऐसे मेरे फादर बताते हैं। तो पहले तो शिक्षा के मामले में बड़ा धनी रहा है, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये सच बात है। पेरेंट्स को कई इंस्टीट्यूशंस, हो सकता है इसे सहमत नहीं हो, लेकिन मेरा मानना है कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं
जिनको अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। नीरज कुमार को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। कई टीचर्स को काम करने की ज़रूरत है। मेरा प्रयास इस दिशा में दिन रात है, मैं प्रयासरत हूँ और मैं आपको कोई शब्द तो नहीं दे सकता, लेकिन एक कमिटमेंट, एक संकल्प जरूर मैं आपके सामने व्यक्त कर सकता हूँ, जो संकल्प मैंने अपने आप से लिया है। 3-4 सालों में एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था डेवलप हो सारण में, जिसके ज़रिए यहाँ का आम आदमी भी अपने बच्चे को अच्छा कराने के लिए सोच पाए और सारण को ऐसे रिजल्ट्स मिले जिसके कारण इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिले। तो इसका काम हम लोग कर रहे हैं। इम्पेरियल में मैं आपको बताऊं, शाम के समय बहुत जल्द हम लोग इम्पेरियल सिंगिंग एकेडमी, इम्पेरियल डांसिंग एकेडमी, इम्पेरियल कराटे एकेडमी, इसके साथ साथ क्रिकेट टीम, कबड्डी टीम, वॉलीबॉल टीम, इन सब की प्रैक्टिस और इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था इस रूप में शाम को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसी साल से हम लोग आईआईटी मेडिकल और यूपीएससी बीपीएससी के लिए क्लास 8 से हम लोग बच्चों को गाइड करने वाले हैं इम्पेरियल में। तो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे अच्छा करें, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा अच्छा हो, उनकी बोलने की कला कैसी अच्छी हो, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं तो किस प्रकार अच्छा करें, अगर उनके पास कोई विधा है, उसकी पेंटिंग अच्छी है किसी बच्चे की, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना चाहता है, वो किस तरीके से कर पाए, ये सारा काम बहुत ही ईमानदारी से चल रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग बहुत ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं तो अभी शहर को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये सारी चीज़ें पब्लिक फोरम में जाएंगी और 1 से 2 साल में वो माहौल बन पाएगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खेल में या किसी कला में आप पारंगत होना चाहते हैं तो आप छपरा पर विश्वास कर सकते हैं। इसके लिए ये अपने आप में मैं बताऊं, गंगा को धरती पर लाने के बराबर है। जो मैं बात बोल रहा हूं मैं समझ रहा हूं, लेकिन कई शिक्षकों को छपरा में भगीरथ बनना पड़ेगा। यही वो धरती है जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बिल्कुल, यही वो धरती है जहाँ पर श्री राम आए और उन्होंने अहिल्या को स्पर्श किया तो एक पत्थर की मूर्त जो है इंसान में परिणत हो गई। तो इसके पहले श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, लेकिन हमारे सरयूग नदी के तट पर पहली बार उन्होंने चमत्कार किया तो फिर लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ईश्वर भगवान बनाने का जो प्राइड है, जो गर्व है, वो सारण के पास है। आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है वो 11th-12th के बच्चों के साथ है, क्योंकि 10th तक तो वो कहीं से भी पढ़ाई कर लेते हैं और उनको लगता है कि 11th-12th अगर हम अच्छे से करेंगे तो आगे का सफ़र वो आसान होगा। तो क्या वैसे बच्चे जो 11th-12th को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं या फिर नीट या बाकी किसी चीज़ कंपटीशन में अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं जो सिर्फ स्पेशल उनको फोकस करके हो? एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए अभी हम लोग वेल डिफाइंड स्टडी मटेरियल्स, नेशनल लेवल के टेस्ट सीरीज, ये सारा हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर आईआईटी एंड मेडिकल। और बहुत ही वेल डिफाइंड वे में हम लोग क्लास 11th के लिए क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छी स्टेबल टीम मिल गई है। कई वर्षों तक आईआईटी और मेडिकल के पढ़ाने वाले कई टीचर्स की टीम एक टेबल पर आ चुकी है। इसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और मार्च में वेल डिफाइंड वे में हम लोग पूरे छपरा को यह बताएंगे कि क्लास 11th की तैयारी बिल्कुल आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे बाहर जाकर करते हैं। तो वो तैयारी कैसे कर सकते हैं, हमारी प्लानिंग क्या है, ये हम लोग मार्च फर्स्ट वीक में अनाउंस करेंगे इंपीरियल की ओर से।
आपको लोग एक अच्छे शिक्षक के तौर पे जानते हैं, आपको लोग अच्छे प्रिंसिपल के तौर पे जानते हैं। जब आप छात्र जीवन में थे तो जो आपके उस समय के लोग थे वो एक अच्छा छात्र मानते थे। और भी अलग-अलग उपाधि है आपके नाम से जिसमें लोगों को लगता है कि ये भी आप काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ऐसा कौन-सा काम है जो आप नहीं कर पाते हैं? ये तो बड़ा हास्यास्पद ये हो गया, लाइट क्वेश्चन आपका हो गया। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस आप लोगों से नफ़रत नहीं कर सकता, मैं यही कहूँगा। सारण के लोगों से एक हमेशा लगाव रहा, जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है, तो इसी मिट्टी में काम करना है, कल इसी में मिल जाना है। तो ऑनेस्टली हम लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं सोचता मैं सफल हो पाऊँगा या असफल हो पाऊँगा। बस यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए काम करना है, अभिभावकों के लिए काम करना है। टीम इम्पेरियल अभी सिर्फ यही सोच रही है, और हम सभी टीम इम्पेरियल के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, यही सोचते हैं कि कुछ वैसा कर जाना है, कल एचआर इम्पीरियल पब्लिक स्कूल को एक बहुत बड़े परिवर्तन के सूत्रधार के रूप में लोग याद रखें। बस इतना ही सा स्वार्थ है और कुछ नहीं। तो जो बात मैंने इस शुरुआत में ही कही थी कि उसको लेकर के जो अवधारणा थी लोगों के बीच में वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसमें आप क्या पाते हैं? ऐसी क्या सोच थी लोगों की जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा करते थे? और अब देखिए, जो पहले क्या अवधारणा थी, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी, लेकिन देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी काम करते हैं, मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, बच्चों को भी कहना चाहूँगा, अ, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आप किसी संस्थान से कनेक्टेड हों, किसी व्यक्ति से कनेक्टेड हों, जब आप किसी भी रिश्ते को निभाते हैं, तो सामने वाला क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं, देयर शुड बी ए बॉन्डिंग बिटवीन देम। उसके बीच एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, और जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हमेशा ये विश्वास रहे कि उनके जिगर का टुकड़ा, उनका नौनिहाल जब इम्पेरियल की चारदीवारी में आए तो वो पूरी तरह सुरक्षित हो, उसकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो। बस यही काम हम लोगों ने किया है। बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, क्लासरूम में ठीक से बातों को समझें, और उन्हें लगे कि इम्पेरियल हमारा दूसरा घर है। बस इसी का प्रयास हम लोगों ने किया है। क्योंकि आप इस स्कूल की ज़िम्मेदारी लेने से पहले एक बहुत अच्छे शिक्षक के तौर पे, फिज़िक्स टीचर के तौर पे बहुत चर्चित हैं और सारण का शायद ही कोई ऐसा गाँव होगा जहाँ का बच्चा आपसे ना पढ़ा हो और अलग-अलग संस्थानों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो जब आप शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखें और जब आप एजुकेशन इसलिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आपके परिवार में डॉक्टर उमा पांडे जो शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, उस परिवार से आप आते हैं। तो क्या-क्या चैलेंजेज़ आपको फेस करने पड़े जब आप शिक्षक के तौर पे छपरा में आपने कदम रखा? देखिए, फिज़िक्स टीचर के तौर पे? एज फिजिक्स टीचर की मेरी यात्रा शुरू होती है 2006 से ही। लेकिन छपरा की मैं बात करूं तो 2009 में हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, और एज ए फिजिक्स टीचर ये यात्रा चली 2019 तक। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो था उस समय था, जो बच्चे थे उस समय के, वो सिर्फ 11-12 की तैयारी करते थे। 2009 के बाद हम लोगों ने शहर के बच्चों का रुख मोड़ा, और जो बड़े शहरों में बच्चे जाते थे आईआईटी के लिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए, तो उनके लिए काम करना शुरू किया। और बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में गए, आईआईटी में गए। जो काम हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों को सफलता मिली। तो ये 10 साल का सफ़र था। उसमें क्लासरूम में सिर्फ हम लोग थे। क्लासरूम में 10 साल बिताने के बाद फिर स्कूल में एज ए एडमिनिस्ट्रेशन हेड, एज ए एकेडमिक हेड काम करने का मौका मिला है। तो ये समझ में आता है कि क्लासरूम के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बड़ा आसान होता है स्कूल में इन चीज़ों को डील करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्योंकि आप भी इस यात्रा में कभी न कभी छात्र रहे हैं और आपका भी अपना एक छात्र जीवन रहा है। तो जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे थे या जेईई की तैयारी कर रहे थे, उस समय के माहौल के बारे में बताइए कि किस तरह की चुनौतियाँ उस समय थी और कैसे वहाँ से निकल कर के छपरा के छात्रों को आप इस तरह की तैयारी में इन्वॉल्व किए? दरअसल
हम लोग +2 करने के बाद फिर पटना गए, वहाँ हम लोगों ने आईआईटी की तैयारी करी। तो हम लोगों के समय में आईआईटी स्क्रीनिंग हुआ करता था, फिर आईआईटी मेंस हुआ करता था। लेकिन 2006 में क्या हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, एक गवर्नमेंट की ओर से एक फैसला लिया गया कि आईआईटी में आप 2 ही बार एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अच्छा। आईआईटी की तैयारी आप कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 ही बार दे सकते हैं। ये एक ऐसा समय था जब हम लोग अब आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी बच्चे कर रहे थे उसमें से छट रहे थे अब। लेकिन उस समय स्क्रीनिंग निकलता था, मेंस नहीं निकल पाता था हम लोगों का। तो अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर लगा कि नहीं, आईआईटी के लिए ही बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि उस समय जो बड़े-बड़े टीचर्स से हम लोग पढ़ रहे थे, तो लगा कि नहीं, ये बड़ा ही अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो हम लोग एज ए टीचर हम लोगों ने बनना समझा अपने आप को ठीक। तो टीचिंग जॉब में आ गए और आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, बच्चों के लिए फ़िज़िक्स पढ़ाना उस समय शुरू किया। घर में पॉलिटिकल माहौल था, वो अलग बात है। और ग्रैंड मदर एजुकेशन मिनिस्टर रहीं, तो वो भी एजुकेशन से थी और हम लोग भी एजुकेशन में ही हैं। तो शिक्षा को कैसे अच्छा किया जाए, हमेशा परिवार इसी में रहा कि शैक्षिक माहौल को कैसे अच्छा किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अच्छा काम किया जाए। तो बस ऐसा नहीं है, चीज़ें आज भी उसी तरीके से चल रही हैं। पारिवारिक जो माहौल होता है जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिस तरीके से, क्योंकि आपके पास जितने बच्चे आते हैं सबके कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की जो देख रेख में अभी रह रहे हैं, तो क्या अंतर पाते हैं स्कूल और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है उनकी सफलता के लिए बच्चों की? देखिए, 3 कंपोनेंट्स हैं किसी भी सोसाइटी के, मुझे जो समझ में आता है। पेरेंट्स, स्कूल और खुद स्टूडेंट। इन तीनों में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उनके साथ स्कूल और पेरेंट्स का अगर कोऑर्डिनेशन एक साथ नहीं है तो फिर वो बच्चा नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो सोसाइटी ही आगे एजुकेशनल लेवल पे बहुत डेवलप नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन स्कूल से भी हो, पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन बच्चे से भी हो। लेकिन आजकल ऐसा समय आ गया है कि हर आदमी व्यस्त हो गया और पेरेंट्स बच्चों पर पहले की तुलना में कम ध्यान देते हैं। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो समय है। और हम सब अपने बच्चों को वो सबसे कीमती चीज़ दें, समय। और समझें वो दिन भर में स्कूल में क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है ना। और एक चोर हमारे घर में आ गया है आजकल जिसको मोबाइल कहते हैं, तो वो समय की चोरी करता है, सबके समय की चोरी करने लगा है। तो उसके विषय में भी सोचना ज़रूरी है कि कैसे हम लोग ये जो चोरी समय की हो रही है, हर आदमी मोबाइल में व्यस्त होता जा रहा है, उसको रोककर अपने बच्चों से कम्युनिकेशन कैसे करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ें, एक तो आप, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में भी आपने बहुत अच्छा किया और 10 साल का जो आपका सफ़र रहा लाजवाब रहा है। स्कूल में भी आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। क्या अंतर है? क्या जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं वही बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग में हैं? तो क्या इन दोनों के बीच में अगर ये समझा जाए कि बिना कोचिंग का स्कूल नहीं है, बिना स्कूल का कोचिंग नहीं? बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपने पूछ दिया। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि एक बच्चे की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से बच्चों को एजुकेट किया जाए। हर स्कूल को चाहिए कि बच्चों पर विशेष रूप से इस तरीके से ध्यान दिया जाए ताकि हर एक बच्चे की ज़रूरत स्कूल में पूरी हो जाए। और मुझे लगता है कि स्कूल अगर पूरी तरह से ध्यान देता है बच्चों पर, उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनके रूटीन पर, उनके हैबिट्स पर, उनके एटीट्यूड पर, तो उन्हें किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को गलत नहीं मानता, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि स्कूल की जवाबदारी होनी चाहिए कि स्कूल के अंदर बच्चों को वो कल्चर और वो हैबिट्स डेवलप कर दिए जाएँ कि उन्हें किसी दूसरे चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि सोशल मीडिया पे कमेंट्स बार बार तैरते रहता है
कि कपड़े स्कूल देती है, जूते स्कूल देती है, अगर बाकी और भी चीज़ें जो चाहिए वो स्कूल देती है, बस शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो आपको बाहर ट्यूशन में लेना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का जवाब कैसे आप, जवाब नहीं मतलब इन चीज़ों को कैसे आप क्लियरफाई कर सकते हैं लोगों के लिए? मैं तो ये समझता हूँ कि अब बुरा मत मानिएगा, जी, जी, जी। क्योंकि आपने इस तरह का प्रश्न पूछ दिया। आज़ादी के बाद हाँ, ये सिस्टम की जिम्मेदारी थी कि जब एक बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत थी तो सरकारी स्कूल्स बनाए गए, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो या किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो तो अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जाए, हॉस्पिटल्स भी हमने बनाए। जी। लेकिन मुझे याद है, मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो। और आज एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि देश में जितने भी तंत्र चल रहे हैं उसमें प्रमुख पदों पर बैठने वाले लोगों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। और मेरे सामने राकेश शांडिल्य अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो इनका भी बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग समय पर पढ़ता होगा। मेरा ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। आज हर एक बच्चों की आंखों की झील ने जो सपना देखा है, अगर वो पूरा करना चाहता है तो उसे प्राइवेट स्कूल का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और छोटे शहर की तंग गलियों में भी जब बड़े सपने बुने जाते हैं तो एक माता पिता का विश्वास प्राइवेट स्कूल पर ही होता है। तो हम तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन अफसोस है हमें दुकानदार बना दिया जाता है। तो कहीं से ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, गवर्नमेंट ने हमें ये अधिकार दिया है कि भाई अगर आप पढ़ाते हैं तो टीचर्स को सैलरी देनी होगी, लोगों को रोज़गार देना होगा, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो हम एक कीमत ज़रूर तय करते हैं स्कूल फ़ी के रूप में और पेरेंट्स से लेते हैं। लेकिन आप छोटे शहरों के स्कूल्स पे इस तरह का आप ब्लेम नहीं लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटे शहरों में जितने भी टीचर्स काम करते हैं सभी बहुत मेहनत करते हैं। और यहाँ के बच्चे, छपरा जैसे छोटे शहरों के बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं और बड़े शहरों के बच्चों के आंखों में आंख डालकर ये कह रहे हैं कि कंपटीशन में आओ और हम तुम्हें बीट करेंगे, और बीट कर रहे हैं, तो इसका श्रेय प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। तो ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। 24x7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो खुले रहते हैं, लोग काम करते हैं। तो ये जो लड़ाई जो आप बोल रहे हैं ना, ये प्राइवेट बनाम सरकारी की है, ऐसा नहीं है। सरकारी तंत्र भी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा प्राइवेट सेक्टर ने सोसाइटी की अलग अलग लेवल पर रक्षा की है। और रही बात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की, तो गांव में भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और एक गरीब घर का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि हम कैसे अपने सरकारी स्कूल्स को अच्छा कराएं। जैसे सरकारी स्कूल्स अच्छा करेंगे, जिसका प्रयास आज गवर्नमेंट कर भी रही है, अपने आप लोगों का माइग्रेशन प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की ओर होने लगेगा। तो ये करने की ज़रूरत है, इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ठीक होने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग लोगों से यह कमिटमेंट करके वोट ले लेते हैं कि भाई आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके बच्चे का भविष्य अच्छा करूंगा, बेहतर करूंगा, वो चीज़ उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और वो सारी चीज़ें जो है प्राइवेट स्कूल पहुंचा रही है। और उसके लिए अगर वो कुछ फीस ले रही है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैलरी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो गलत नहीं है। नहीं, मैं नेताओं को तो दोष नहीं देता, वो इसमें लीडर्स का कोई दोष नहीं है। ये इस पूरा शैक्षिक माहौल ही बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हम जिन्हें वोट देते हैं वो वोट हम लोग सही आदमी को देते ही नहीं। चुनाव के एक दिन पहले हमारे डिसीजंस पैसे पे बदल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए अगर हम किसको चुन रहे हैं, कौन हमारे सत्ता में आ रहा है और वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरी जवाबदारी सोसाइटी की होती है। एक दिन, एक समय निर्धारित किया जाता है कि हमारा अंगूठा तय करता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको कौन चलाए। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को सही लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। खैर हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है
कि सोसाइटी को ये कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स पे कि पूरी तरह दुकानदारी वाली बात हो जाती है या ड्रेस की बात हो जाती है। स्कूल्स में ड्रेस नहीं या बुक्स की जो बात है ये हम लोगों को डिनाई हम करना चाहिए और समझाना चाहिए कि भाई प्राइवेट स्कूल्स अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोविड का वो दौर था जब फीस नहीं आ रहे थे स्कूल्स में, और मेरे केबिन में, मेरे ऑफिस में, मेरे सामने मेरे साथ काम करने वाला शिक्षक जब उसके आंखों में आंसू रहता था, सर मेरी सैलरी कब मिलेगी, और हम लोग सैलरी समय पर नहीं दे पाते थे, तो फिर लगता था कि हम लोग हेल्पलेस हो गए। लेकिन उस समय भी प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स ने, प्राइवेट स्कूल्स ने खूब मेहनत की और ऑनलाइन, हाँ, और ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया, बच्चों को खूब पढ़ाया और कहीं ना कहीं शैक्षिक लेवल को संतुलित करने में एक बहुत बड़ा जो है योगदान दिया। तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा और कोविड की बात होगी तो ये ज़रूर बात होगी कि हो सकता था कि टीचर्स टेंशन में रहते थे, उनके घरों में एक समय एक टाइम का हो सकता था चूल्हा नहीं जले, हो सकता था उनके घर में उनके बाल बच्चे या उनके परिवार वाले टेंशन में रहते थे, लेकिन जब वो पढ़ाते थे तो सारे टेंशन्स को भूल कर पढ़ाते थे ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाए। तो बहुत बड़ा डेडिकेशन था, इसको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। एक जो मुद्दा है आमतौर पे लोगों के बीच में, खास करके शिक्षक, क्योंकि जिसकी बात करें, जिसके दम पे ये सारे चीज हो रहे हैं, आमतौर पे माना जा रहा है कि सरकारी नौकरी के बजाय आमतौर पे उनकी सैलरी प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम है और उसके लिए कई बार उनका जीवन यापन भी कठिनाइयों का दौर, मतलब जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए कौन सी ऐसी पहल है या फिर क्या ऐसा आपको रास्ता लगता है कि इन चीज़ों में और बेहतरी की जा सकती है या कुछ बेहतर हुआ है पहले से? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचर। स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा जी, लेकिन विगत कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मैं एक स्कूल में गया और मैंने देखा कि जब मैं विजिट कर रहा था उस स्कूल का तो किसी भी टीचर की सैलरी 30,000 से कम नहीं थी। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 टीचर्स की सैलरी थी और 15,000, 20,000 मैं बता रहा हूँ वहाँ मेड की सैलरी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स में सभी टीचर्स की सैलरी कम ही होती है। बिल्कुल। अलग अलग शहरों में ये वैरी करता है। दरअसल मानसिकता हमारे अंदर ये है ना कि हम लोग अगर एजुकेशन में हैं, शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक घर कर जाता है कि हम ये काम मजबूरी में कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है कि देश में जब एक आम भारतीय कुछ नहीं कर पाता तो या तो वो शिक्षक बन जाता है, नहीं तो लीडर बन जाता है। जब 10th में बिहार यूपी का आदमी जब 10th में होता है तो सोचता है कि मैं IAS बनूंगा, IIT में जाऊंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, या मैं क्रिकेटर बनूंगा, इस तरह की चीज़ सोचता है। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते तो वो उसके घर वाले, उसके मामा जी, उसके फूफा जी, उसके रिलेटिव्स, आस पड़ोस वाले कहते हैं बीएड काहे नहीं कर लेते। तो फिर बेचारा वो बीएड कर लेता है, फिर शिक्षक बन जाता है धीरे धीरे वो। तो ये उसकी मर्जी नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षक बनने में एक व्यक्ति की मर्जी भले नहीं हो, लेकिन एक ईश्वर की मर्जी होती है। क्या बात। यानी अगर आप शिक्षक बनते हैं तो ये आपका फैसला नहीं होता, ये ईश्वर का फैसला होता है। यानी इंडिया में अगर आप टीचर बनते हैं तो टीचर आप खुद नहीं बनते, ईश्वर आपको बनाता है। मतलब आपकी इच्छा नहीं थी बनने की, हाँ, क्योंकि आप तो कुछ और सोच रहे थे बनने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सभी शिक्षकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप में जरूर कुछ खास बात है, तभी ईश्वर ने आपको शिक्षक बना दिया। उस खासियत को समझें। और किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि शिक्षक जो है वो धनवान होता है, शिक्षक विद्वान होता है, शिक्षक महान होता है। तो अगर आप सम्मान के भूखे हैं तो फिर इस प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं है और परिवार चलाने लायक सैलरी और उतना जो है उतना कह सकते हैं मजदूरी मिल जाती है और रिस्पेक्ट इतना मिलता है कि आप पूरी ज़िंदगी उसके बदौलत जी सकते हैं। आप समझिए ना, एक होम ट्यूटर, कई ऐसे टीचर्स होंगे जो एज ए होम ट्यूशन ज़िंदगी भर काम करते हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं
क्योंकि वो पढ़ाते हैं, तो जो मास्टरिज्म का जो एक फीलिंग है, वो समझते हैं कि नहीं, ये जो 2 बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मुझे पढ़ाकर कुछ करवाना है और मैं इनका टीचर हूँ। ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग के साथ वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी लेते हैं। तो शिक्षक होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है, लेकिन होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब हम लोग देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और कई ऐसे लोग जब फेल हो जाते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। उस टूटे हुए दिल के साथ वो शिक्षक वाले प्रोफेशन में इन करते हैं, तो मन में एक उदासी रहती है कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी करता था, आईएएस बनना चाहता था, लेकिन मजबूरी में टीचर हो गया। तो इसके कारण क्या परेशानी होती है कि हमेशा एक उनका उदासी भरा मन होता है। हम प्रिंसिपल्स को कई बार उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। मेरा यही कहना है कि अगर आप एज ए टीचर काम कर रहे हैं, आप खूब मन से काम करें, और मैं जो समझता हूँ आप खूब पैसे कमाएंगे, आपको खूब रेस्पेक्ट मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि भाई हम किसी स्कूल में मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ या मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कम पैसे मिलते हैं। राकेश जी, मैं समझता हूँ कि आपकी जितनी क्वालिटी है, आपकी जितनी योग्यता है, वो पैसा आपको मिल रहा है। बिल्कुल। आप अगर 1 लाख या 2 लाख आप सैलरी पर मंथ लेना चाहते हैं तो आपकी अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल। और सैलरी कोई किसी को देता नहीं है, आप में योग्यता होती है तो खुद ब खुद सैलरी देने वाले लोग आपके पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो सभी जितने भी यंग टीचर्स भी आजकल बन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप किताबों की क्यारियों में डूब जाइए, आप अपने ज्ञान की गूंज को विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, आप उन्हें अपना बना लीजिए दोनों हाथ खोलकर। सारण जैसे कई जिले इंतजार कर रहे हैं कि कोई वैसा शिक्षक उन्हें दिखे जिन्हें वो पैसा भी दें, उन्हें सम्मान भी दें, और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ पर है, मेरा घर वो जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा है, जहाँ पे उसकी जन्मभूमि रही है, वहीं पर वो बच्चा उनका अच्छा करे, वो बाहर नहीं भेजना चाहते। माफ़ कीजिएगा, यहाँ के छपरा में क्या होता है कि यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को दिल्ली, कोटा या बड़े बड़े शहरों में ले जाते हैं, वहाँ 2 लाख दे देते हैं, यहाँ 20,000 नहीं देते हैं। इसका कारण यहाँ के शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हमने वो विश्वास नहीं पैदा किया कि हम वैसा कर देंगे, कि उन्हें 20,000 महंगा लगता है लेकिन 2 लाख सस्ता लगता है। तो शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वास पैदा करना पड़ेगा। शिक्षक भी वहाँ जो है वो यहीं से हैं। हमें वो विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा कि नहीं, हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं और हम सारण के बच्चों का सपना पूरा करेंगे। ये विश्वास ज़रूरत है, ये विश्वास लाने की, ये विश्वास उत्पन्न करने की। तो अगर हम ये विश्वास उत्पन्न करेंगे तो अपने आप ठीक होगा। इम्पेरियल इसी का प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इम्पेरियल जो संघर्ष कर रहा है, ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की यात्रा नहीं है, ये सारण के शैक्षिक माहौल के पुनर्निर्माण की लड़ाई है, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं कि अगर आप ठीक से बच्चों को घर पे गाइड कीजिए तो स्कूलिंग हम पे छोड़ दीजिए, आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा। और इम्पीरियल में बच्चे अच्छे कर भी रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी कई बच्चे नेशनल लेवल पे गए हैं, कुछ IITs के भी रिजल्ट हुए हैं, कुछ मेडिकल में भी रिजल्ट्स हुए हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपकी स्टोरी के दर्शकों को बता दूं, इसको याद रखिएगा और इस क्लिप को याद रखिएगा। सिर्फ ऊपर वाले का विश्वास रहा तो सारण में HR इम्पीरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से 3-4 सालों में चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये पूरे सारण जिले को लगेगा कि इम्पीरियल जैसे स्कूल्स, सारण में पढ़ाने वाले शिक्षक सचमुच इतिहास लिख रहे हैं और पूरे सारण को गर्व होगा। ये मैं बहुत घमंड से नहीं कह रहा हूँ। मुझे सारण के अभिभावकों का आशीर्वाद चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, यहाँ के शिक्षकों का सहयोग चाहिए, बच्चों का प्यार चाहिए। ये सब कुछ मिला तो हम लोग ज़रूर 3-4 सालों में कुछ उस तरह का कार्य करने में ज़रूर सफल होंगे। बहुत सारी बातें हुई और
बड़े ही तरीके से और बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में आपने इन उलझे हुए सवालों का जवाब दिया है। बस एक सीधा सवाल कि आप जब छात्र थे उस समय की कुछ गलतियां जो आपको लगता है शायद वो ना करते। मैं बताता जी। हूँ। देखिए, खासकर मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, एक विडंबना है हाँ। कि बायोलॉजिकल टाइम हाँ। और आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम और कैरियर क्लॉक टाइम, ये एक साथ चलता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट में समय लूँगा। जैसे 11th 12th का जो समय होता है, आप 12 पास करते हैं, आज के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ खासकर, तो बेटा इस बात पर ध्यान रखना कि 12 आप पास करते हैं तो 11th 12th का जो टाइम होता है, ये आपके कैरियर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और लव अफेयर्स के लिए भी यही टाइम होता है। तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप अपना कैरियर के लिए आप अपना टाइम दे रहे हैं या फिर आप विचलित हो जा रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइम सेम ही है। आप जब ग्रेजुएशन कर जाते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप छोटा सा भी एक कैरियर बना लेते हैं, हमारे भारतीय समाज में एक छोटा सा कैरियर जैसे आपका बनेगा, घर वाले कहने लगेंगे अब बेटा तुम्हारी शादी कर देते हैं। फिर शादी होती है। शादी के बाद भी अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, 25 साल 26 साल का जो बच्चा होता है उसको अभी कैरियर में आजकल के ज़माने में उसका जो अपना लक्ष्य होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसको भी बहुत कुछ करना होता है। ये फिर आपका कैरियर टाइम और आप जो अपने वाइफ के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, ये दोनों टाइम जो है वो सेम होता है। या तो आप अपने फैमिली को पूरा टाइम दीजिए या फिर कैरियर को दीजिए। आजकल कैरियर इतना ओरिएंटेड हो गए बच्चे कि पूरा टाइम उन्हें देना पड़ेगा अगर कैरियर के लिए, अगर उन्हें बहुत कुछ अच्छा करना है तो। लेकिन फिर एक सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत होती है। जब आपके अपने बच्चे रहते हैं, आप जब फादर बन जाते हैं, फिर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप बच्चों के लिए कितना समय निकालेंगे और आप जिस कैरियर में हैं, आप जो प्रोफेशन में हैं, आप उसके लिए कितना समय निकालेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तब समय जो है वो जो आपके पास है वो पैरेलल है, आपके पास पैरेलल है। बिल्कुल। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि भाई बच्चे तो अब बड़े हो गए, अब मैं कैरियर पर समय दूं, तब तक आपके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं। फिर एक कर्ज की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, जिस आपका पालन पोषण किया गया था, माता पिता ने बड़े ही तरीके से आपको संजोया और आपकी परवरिश की, तो एक वो समय आ जाता है, कर्ज तो पेरेंट्स का नहीं उतर पाता, लेकिन आप माता पिता को भी अब केयर करने का टाइम आ जाता है। एक तरफ आपका कैरियर वाला जो क्लॉक टाइम है वो चलता रहता है। यानी आपकी हमेशा जो यात्रा होगी उसमें हमेशा 2 ऑप्शंस रहेंगे। आपको तय करना है कि चुनना कौन सा है। आपको तय करना है। जब आप 11th 12th में होते हैं तो अगर आप किसी लड़की से बात करते हैं रातों रात, मैं बिल्कुल खुल के इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे इसको समझ पाए, तो ये ज़रूरी होता है कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, कई चीज़ें हैं जिसके ज़रिए होता क्या है कि बच्चे नज़दीक आ जाते हैं, पढ़ाई पे कम ध्यान रहता है और गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में रहते हैं, और एक तरफ आपका कैरियर होता है। अब आप चुनो क्या करना है, क्योंकि हमेशा जो जीवन है वो सामंजस्य कह सकते हैं का खेल है, विकल्पों का खेल है। आपको हमेशा कई विकल्प मिलेंगे, आपको समझना है कि आपको कौन सा विकल्प चुनना है। तो ये बात हर किसी को समझना होगा। हम लोग जब 11 12 में थे, दिमाग में सिर्फ IIT था। जब हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब टीचिंग में आना है, तब भी दिमाग में IIT था। तो दिमाग में कुछ रहा नहीं इसको छोड़ के, क्योंकि बचपन से ही पेरेंट्स का मोटिवेशन इस तरीके से मिला कि हमेशा एक गोल दिमाग में रहता है कि नहीं एक ही चीज़ करना है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था 2006 में जब गवर्नमेंट ने ये फैसला ले लिया कि आप 2 ही बार IIT दे सकते हैं। तो कई लोग कहे तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, UPSC की तैयारी करो। कईयों ने कहा बैंकिंग में चले जाओ,
लेकिन उन बुक्स, उन कॉपीज़ पर जब मेरी नज़र पड़ती थी, जिसको रातों कई रातें उसमें जो है तबाह हुई थी एच.सी. वर्मा सर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, आईआईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कई पेजेस को मैं देखता था जिसमें रेड पूरा जो है वो स्केच से मैं करता रहता था। तो जब तक किताबों और कॉपीज़ को मैं देखता था तो ध्यान में आया कि फिर तो ये सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अगर मन से मैंने पढ़ाई की है तो क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाए। और मैं अभी भी यही समझता हूँ कि दुनिया का सबसे महान और सबसे दिलचस्प काम है बच्चों को पढ़ाना। तो प्रोफेशन से लगाव रहा शुरू से ही, तो फिर हम लोग टीचिंग जॉब में आ गए और खूब पढ़ाया, रात भर बच्चों को पढ़ाया, रात भर पढ़ाया। यहाँ पर जब छपरा में फिजिक्स पढ़ाता था तो रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पढ़ाया, 4 बजे तक पढ़ाया। और मैं बताऊँ, कई गरीब बच्चे, मेरा नाइट, चूँकि एक क्लास में मैं 6 क्लास, पूरा एक सप्ताह कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको एक रात में मैं कर देता था। जैसे आप 5 दिन कहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप सैटरडे को आइए और 5 क्लास 5 घंटे में जो आप पूरा कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं रात भर में पढ़ा दूंगा। तो मैं बताऊं, तड़ैया से, मसरक से, एकमा से, आपको मलमलिया से, बनियापुर से, पूरे जिले के बच्चे, क्योंकि वो निःशुल्क रहता था, बच्चे आते थे। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो मेरे पास पढ़ते थे, वो भी रहते थे और वो रात भर पढ़ते थे, फिर सुबह जाते थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा यादगार लम्हा रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट से ये टीचर बनने की कहानी है। और फिर उसके बाद जब मैं एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल में आ गया तो फिर ये टीचर से एक प्रिंसिपल बनने की कहानी है। तो एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल एक नया परिवार, एक नई फैमिली मिल गई और बहुत अच्छा रहा इंपीरियल का सफ़र। आज हर किसी की ज़ुबान पर इंपीरियल है, तो इसका श्रेय पेरेंट्स को है, बच्चों को है। तो जिस तरीके से आपने जिस स्कूल के बारे में बात की, हाँ। ये एक बहुत बड़े परिवार से आता है जिसको हम लोग हथुआ परिवार कहते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है, से बहुत लोग जानते भी हैं। तो इसके बारे में बताएं कि उन लोगों के जिस विजन पे ये स्कूल चल रहा है, उनका विजन क्या है और जब किस तरीके से एजुकेशन के क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं इसमें। मैं यही कहूँगा, आज मेरा 2 परिवार है। एक वो परिवार जिसने मुझे नाम दिया और एक वो परिवार जहाँ से मैंने नाम कमाया है। शुरू के दिनों में जब सबसे पहले मेरे पास ऑफ़र आया एज ए प्रिंसिपल, और तो मैं बिल्कुल खुल के बताना चाहूँगा, मुझे याद आ रहा है हथुआ परिवार में जो हमारे हथुआ राज के महाराज बहादुर डॉक्टर मृगेंद्र प्रताप शाही जी हैं, तो उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मुझे ये लगा शुरू में कि जो महाराजा होते हैं तो उस तरीके से जब मैं जाकर मिलूँगा तो ये हो सकता है पूरा शाही अंदाज हो, तो पता नहीं मैं बात कर पाऊँगा या हाँ मैं बात कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन जब मैं मिला और उनकी बातें जब मैंने सुनी, तब मुझे समझ में आया कि हथुआ परिवार में जो हमारे महाराज हैं डॉक्टर मृगेंद्र प्रताप शाही जी, या जो महारानी हैं श्रीमती पूनम शाही जी, उन लोगों को महाराज और महारानी इसलिए लोग नहीं कहते कि वो महलों में रहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका स्वभाव इस तरह का है कि वो दिलों पर राज करते हैं। तो वो राजा इसलिए नहीं कहे जाते क्योंकि वो पैलेसेस में हैं, वो राजा इसलिए हैं क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी विनम्रता, उनकी सूझबूझ, उनका व्यक्तित्व इतना महान है कि जितने भी लोग हथुआ राज में काम करते हैं सबके दिलों पर वो राज कर रहे हैं। और हथुआ परिवार सचमुच हमारा परिवार बन गया है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। मैनेजमेंट हेड्स की ओर से कभी भी मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया जाता और मैं पूरी स्वतंत्रता के साथ विद्यालय चलाता हूँ। और इसलिए मैं पूरी तरह यह समझ पाया कि यह विद्यालय मेरा अपना विद्यालय है और मैं इसको ठीक से चलाऊं। तो अपना विद्यालय, अपना शहर, अपने बच्चे
और यह जो फीलिंग्स हैं, इन्हीं फीलिंग्स के कारण आज इम्पेरियल इस मुकाम पर पहुंचा है। तो मैं जो भी लोग मेरे मैनेजमेंट हेड हैं और जो मेरा हथवा परिवार है, उनके सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और जो भी मेरी सफलताएं हैं इम्पेरियल को लेकर, हमेशा जो हमारे महाराज हैं, हमारी महारानी हैं, उनके चरणों में हमेशा समर्पित रहता है। देखिए, और जो भी लोग हम लोगों का एक यही प्रयास है कि इम्पेरियल को और सारन को, यूं कहें इम्पेरियल के माध्यम से सारन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। और जब 1947 के बाद का इतिहास लिखा जाए तो फुल स्टॉप या कॉपमा ही सही यह लिखा जाए कि हथुआ राज जब समाज में भ्रष्टाचार चरम पर था, जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तब रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हथुआ राज का नाम आए। हथुआ राज बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा था। इसी ख्वाहिश के साथ हम लोग दिन रात इम्पेरियल में काम करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से अपनी बातों को आपने रखा है लोगों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, छोटे बच्चों के बीच में, जो बड़े बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में, ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल है। और बहुत सारे जो बात हैं अगर उन्होंने दिल पे लिया और उसको ठीक से समझा तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में बदलाव आएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमारे ऑडियंस को यानी कि हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड और मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।